टीचरों को बोलती होगा। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और तो आप लोग का तो काफी प्रोग्राम भी रहा होगा बच्चों का, जो कॉलेज में होंगे या फिर किसी और कोचिंग में पढ़ रहे होंगे। तो आज के दिन हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो खुद भी पहले शिक्षक रह चुके हैं। हमारे वर्तमान मऊ जनपद में सीओ ट्रैफिक और सीओ साइबर क्राइम अजय विक्रम सिंह हैं। हम ताली बजाकर सर का स्वागत करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताएंगे कि उनका मोटिवेशन क्या रहा सर्विस में आने का। उसके बाद पढ़ाई से संबंधित जो भी विशेष ज्ञान उन्हें देना होगा उसके संबंध में वो बताएंगे आप लोग को। फिर उसके बाद आप लोग को जो भी डाउट होंगे सर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सर ने मुझे यहाँ पर जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों, जैसे सर ने मेरा परिचय दिया कि मैं 2018 पीसीएस परीक्षा के अंतर्गत मुझे डिप्टी एसपी का पद मिला है। और उससे पहले मैं 2013 से लेकर और 31 मई तक मैंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्योग्राफी के रूप में मैंने कार्य किया था। और उससे पहले मैंने 6 साल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी मैंने जॉब की है। तो कहने का मतलब है कि इस सेवा में आने से पहले मैं एक शुद्ध रूप से मैं एक अध्यापक था, प्राध्यापक था। और लेकिन थोड़ा सी ये व्यवस्था की, जैसे आप यहाँ पर ये एडेड डिग्री कॉलेज है और मैंने जहाँ भी सर्विस की है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था। यहाँ की और वहाँ की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग कार्यशैली है। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम पढ़ाने के अलावा केवल क्लैरिकल का रहता था। और जब मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और मैंने 1 साल करके देखा कि पढ़ाने के अलावा पढ़ाने का मिलता था बच्चों के लिए और जो है क्लैरिकल काम ज़्यादा, कि आज स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करने हैं, कि आज जो है एडमिशन का फॉर्म जमा करना है, कि आज जो है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म जमा करने हैं। तो मैंने सोचा कि जब यही काम करना है तो क्यों ना पीसीएस में जाएं। तब मैंने जो है 2013 से तैयारी शुरू करी और उसके बाद 4 इंटरव्यू दिए। चौथे इंटरव्यू में 18 में सिलेक्शन हो गया मेरा। और देखिए, ना तो मैंने कोचिंग की और अब तो ऐसी आपकी योजनाएं चल रही हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही दिशा निर्देशन करने वाली, मार्गदर्शन करने वाली हैं। और हमें उस समय 2012-13 में केवल अपना जॉब करते करते हमने केवल, क्योंकि ज्योग्राफी कॉलेज में पढ़ाते थे और उसके अलावा अपना घर पे स्टडी करते थे, तो वहाँ से हमने 3-4 साल अवश्य लगे। लेकिन वहाँ से जो हमने तैयारी शुरू की और कॉलेज में रहते रहते हमने ये पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला। और आपको यहाँ पर जो आपने एक लक्ष्य बना रखा है किसी भी उसमें जाने का, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर और अदर एग्जामिनेशन है, जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है वहाँ के लिए, तो केवल देखिए सब कहते हैं कि कोचिंग आवश्यक है। कोचिंग क्या है कि कोचिंग के लिए बस क्या है, एक मार्गदर्शन होता है। बाकी सब आपको स्टडी आपको करनी है, क्योंकि सारा जितना भी आप हार्ड वर्क करेंगे वो एक अच्छी आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए। आप उसकी स्टडी जो आप कर रहे हैं उसका एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए कि किस तरह से हम जो देखिए सभी को 24 घंटे मिलते हैं, किसी को 25 घंटे नहीं मिलते, सभी को 24। उसी में हम आराम करेंगे, उसी में खाना खाएंगे, उसी में जितनी भी हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं जो आवश्यक हैं वो कार्य करेंगे।
और स्टडी के लिए हम कितना समय निकाल पाते हैं। वो से कहते हैं कि मैं 10-12 घंटे तैयारी करता हूँ और फिर भी नहीं निकल पाता। मतलब घंटे एक वो नहीं है, घंटे एक मानक नहीं है। आप कितना, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं और अब कितना उसको आप रिवाइज करते हैं, कितना आप उसके कैच करते हैं, वो मायने रखता है। कोई मतलब आपका कि लॉन्ग पीरियड पढ़ेंगे तो हम जल्दी सफल हो जाएंगे, ऐसा ये इसकी सफलता की, सक्सेस की गारंटी नहीं है। मैं केवल सुबह को 2 घंटे पढ़ता था कॉलेज से जाने से पहले, GS1, GS2, GS3, GS4 सब निकालता था उसमें 2 घंटे, और आधा घंटा करता था। उसके अलावा ज्योग्राफी अपना ऑप्शनल कभी तैयार नहीं किया, क्योंकि BA वालों को भी पढ़ाना था, चाहे वो BA सेकेंड ईयर के हों या फर्स्ट ईयर के हों या फाइनल के हों या फिर PG, सारी क्लासें मतलब। लेकिन एक्चुअली क्या था कि समय कम मिलता था। मैंने कहा कि अगर 40 मिनट का पीरियड होता था तो मुश्किल से 10-20 मिनट मिलते थे, तब तक कोई और कार्य आ जाता था, क्योंकि डिपार्टमेंट में मैं अकेला था। 300 बच्चे थे मेरे यहाँ पे भी। गवर्नमेंट रजा PG कॉलेज रामपुर, PCSC सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर मेरा, तो वहाँ पर केवल डिपार्टमेंट में अकेला था, तो इसलिए सारे उसकी जिम्मेदारी फिर एक करता था कि एक बच्चे को एक क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल करने भेज देता था, दूसरे के लिए पढ़ा देता, तो बड़ा टाइम मैनेजमेंट। और बाकी उसके बाद आकर मैं अपना थोड़ा सा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मेन होता है, तो हिस्ट्री में बात को आके हिस्ट्री देखता था। कहने का मतलब कि आपको जो एक मैनेजमेंट करना है स्टडी का, कि कितना हमें, जिसमें ज़्यादा भी आप लगते हैं कि हाँ मैं ये मेरा जो टॉपिक है, ये मेरा जो पेपर है, इसमें मैं वीक हूँ, तो उसको आप ज़्यादा समय दीजिए। और इसमें कि हाँ मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा हूँ, उसको चाहे कम समय दे दीजिए। तो मैं हमेशा, क्योंकि हिस्ट्री कहते हैं कि हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ईयर वाइज रटने में बड़ा दिक्कत होती है, तो बहुत समय करते हैं। क्योंकि मैं तो ज्योग्राफी से नेट स्लेट PhD सब था, JRF भी था मेरा, तो वहाँ पर ज्योग्राफी में मुझे कोई आवश्यकता नहीं हुई थी इतना वो करने की। लेकिन हाँ हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वो करती थी। और हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट ना रहा हो, खासकर ग्रेजुएशन उसमें भी नहीं रहा मेरा और इंटर लेवल पे भी नहीं था, तो मुझे उसमें ज़्यादा दिक्कत पड़ी। लेकिन मैंने 4 साल में विदाउट कोचिंग जितना भी मैंने नेट स्लेट PhD, मैंने LLB भी की है, B.Ed भी किया था, मतलब मैंने एजुकेशन बहुत की। और मुझे कहने का मतलब है कि MA करके ही मुझे जॉब मिल गई थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे मैंने MA किया था तो मुझे शिक्षा मित्र की जॉब मिल गई थी। शिक्षा मित्र आप सब जानते हो, उस समय जब मुझे जॉब मिली थी तो केवल उस समय सैलरी 2250 रुपये महीना हुआ करती थी। और 2250 रुपये महीने में और 10 महीने के एक साथ सैलरी मिलती थी। तो लेकिन चूँकि मेरी मम्मी नहीं थी और मेरे फादर भी छोटी मोटी जॉब करते थे तहसील में, और बहनें भी थीं 2, तो उनकी शादी हो चुकी थी, मम्मी गुजर चुकी थी, दादी भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। तो मेरे इंटर में मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी और मैं मना कर रहा था, मैं इनकी शादी मत करिए। बोले नहीं नहीं आपको जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन शादी कर लीजिए, क्योंकि घर पे खाना बनाने के लिए मुझसे छोटे भाई बहन थे 2, तो उनके लिए परेशानी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लेकिन हम PG करेंगे ज़रूर। तो बोले कि ठीक है। तो मैंने फिर PG किया। तो जैसे ही मैंने PG किया तो शिक्षा मित्र की जॉब निकली। मैंने कि कभी ऐसा होता है कि गांव में शादी हो जाती है, गांव के विशुद्ध रूप से गांव के ही हैं, तो गांव में शादी जल्दी हो जाती है, तो कि भाई अब आप कमाने जाइए, पढ़ाई हो गई, ये होता है। 1-2 साल के लिए इंतजार करते हैं। सबसे ज़्यादा चाह देखिए, ये तो पूरा है हमारा वेस्ट जो है, वेस्ट में भी यही गाँव की स्थिति सभी जगह समान है, संसाधन भी कम है, और आपका जो जितनी भी आपकी इकोनॉमी स्ट्रक्चर है गाँव के, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो हमने 2250 रुपये से शुरुआत की। फिर देखा 2 साल तैयारी मतलब की शिक्षा मित्र की जॉब, फिर देखा कि सम्मान तो बहुत है, लेकिन 2250 में गुजारा नहीं होता था। वाइफ भी थे, फिर एक बेटी का जन्म हो गया था। तो फिर मैंने शिक्षा मित्र से इस्तीफा देने का फैसला किया। मैंने कि ये ऐसे ठीक नहीं है, 2250 रुपये कब तक कमाएंगे। तो लेकिन उससे पहले मैंने B.Ed का एग्जामिनेशन का फॉर्म डाल दिया। उस समय यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ करता था जितना भी, अब तो कंबाइंड टेस्ट होता है पूरे ऑल UP का, लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ करता था। तो मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से और अपनी MJB रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से वो डाला। और मेरे जो है लक भी कहें और मेहनत, मैं तो दोनों की मानता हूँ, तो दोनों यूनिवर्सिटी में आ गए थे नंबर। तो मैंने अपनी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ही करने का फैसला किया, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया तो मेरे पापा बहुत नाराज़, बोले कहाँ नौकरी मिल रही है और तुम जो है इतनी शिक्षा मित्र परमानेंट हो जाएंगे
और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा मुझे तो केवल बीएड करना है। फिर तो मैंने बीएड किया था और बीएड करके फिर 2006 में मेरे गवर्नमेंट उसमें मेरा एडेड इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। उसके ठीक 1 साल बाद जॉब पे तैयारी करते करते फिर मेरा जीआईसी में हो गया था और 2010 में मैं जीआईसी में था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बदायूं। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन 3 साल वहाँ करी। तो उसी समय से मैंने करते करते नेट और ये पीएचडी सब कर ली थी। और मेरा फिर क्योंकि उस समय बस भूत सवार था केवल कि प्रोफेसर बने, क्योंकि प्रोफेसर एडिट कॉलेज में मैं देख के आया था जैसा आपका एडिट कॉलेज है। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के कॉलेज होते हैं, एक सेल्फ फाइनेंस होते हैं, एक एडिड होते हैं और एक गवर्नमेंट होते हैं, जिनका संचालन गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण रूप से होता है। एडिड में क्या होता है कि एडिड में मैनेजर आपका वो करते हैं संचालन, लेकिन उसमें जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। और सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से जो प्राइवेट उसके रूप में होते हैं और सैलरी भी मतलब प्राइवेट रूप से दी जाती है। तो हमारा जब मैंने देखा कि अच्छा है भाई एडिट कॉलेज में तो बहुत अच्छा लेक्चर आपने लिया और फिर उसके बाद आप चले गए। लेकिन जब भ्रांति तब दूर हुई जब हमारा सिलेक्शन हो गया और हम कॉलेज में पहुंचे। तो पहले दिन से कि आपको कॉलेज के गेट के बराबर में, जैसे आपका कॉलेज का ये गेट है, इसके बराबर बोले कि आपको जो है स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने। मैंने कि हम क्या गए यहाँ पे पीएचडी नेट सारे करके आए और हम बच्चों को पढ़ाए नहीं और ये सारी चीज़ें जो है कि केवल स्कॉलरशिप ये तो बाबू भी करेंगे और बाबू काफ़ी थे, लेकिन नहीं करने। तो उसी दिन से हमने डिसीजन कर लिया कि हमको पीसीएस, उससे पहले हमने कभी तैयारी नहीं की, रियली में तैयारी कभी नहीं की हमने, पीसीएस के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि हमें केवल जुनून सवार था प्रोफेसर बनने का। फिर हमने डिसीजन वहीं से लिया, मैंने कि अगर हमें यही काम करना है तो हम सीधा से पीसीएस में जाएंगे। और हमने 14 का इंटरव्यू, 15 का इंटरव्यू दिया, फिर 16 वाले में भी दिया, लेकिन इतने थोड़े सा शायद कम नंबर रहते थे मेंस में, तो कि फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता था। फिर हमारे 17 में हमारे पापा की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कराया, तो उसमें हमें 17 में एग्जाम देना नहीं मिला। फिर 18 में फाइनली हमने पापा को साथ रहते हुए, अब भी हमारे पापा अपाहिज जी हैं समझ लीजिए, बिस्तर पे ही रहते हैं, तो उनके साथ हमने अपने पास रखा। पहले वो गांव में रहते थे, फिर हमने कहा पापा साथ रखेंगे हमारी तैयारी। तो फिर हमने फाइनली 18 वाले में ही हमने सक्सेस प्राप्त कर ली। लेकिन हमने क्या कि जो सिलेबस है, आप यकीन करना कि हमने सिलेबस को, मेंस के सिलेबस को 3 बार, मतलब जब से प्री का रिजल्ट आउट हुआ था और मेंस के एक बार एग्जामिनेशन जो डेट थी वो सब चेंज हो गई थी, तो हमने वहाँ पर जो है 3 बार, जब तक मेंस का हमारा एग्जाम आया तब तक हमने 3 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया था। और केवल याद करना नहीं, लिख लिख कर देखते थे। तो वो हमारी रणनीति रही। हालांकि हमारे साथ के बहुत से ऐसे थे जो धनाढ्य परिवार से थे, तो वो दिल्ली या फिर प्रयागराज में जाकर वो कोचिंग करते थे, लेकिन मैंने उन्हें आज भी वहाँ पर कोचिंग करते हुए देखता हूँ। वो का सफल नहीं हुआ। हालांकि देखिए कोचिंग का थोड़ा वो पड़ता है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग सही आए। तो कोचिंग आपके लिए एक मतलब मार्गदर्शन तो हो सकती है, लेकिन आपको करना ही आपको ही तैयारी है। कितना आप अपने उस टाइम मैनेजमेंट बनाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसमें वो आपके सफलता के लिए बहुत ही जो कारगर सिद्ध होगी। तो ये जितनी भी, देखिए हम भी पहले जब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, आप भी, अब तो बहुत सारी जितनी भी हैं करंट अफेयर्स की कितनी बुक्स आती है, बहुत सारी आती है, दृष्टि हो, मंथन की हो, परीक्षा मंथन हो, या फिर क्रॉनिकल हो। उस समय जब हम शुरू में स्टडी कर रहे थे तो उस समय केवल प्रतियोगिता दर्पण ही, हमारे एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ पर एक प्रतियोगिता दर्पण ही आती थी, उसमें हम इंटरव्यू देखते थे। तो मैंने शायद ये यूनिक पर्सन होते होंगे जो इतना अच्छे टॉपर करते, चाहे वो पीसीएस में, यूपीएससी में या बैंकिंग वाले में, बहुत सारी हम देखते थे, इंटरव्यू पढ़ते थे। लेकिन जब उनके खास तरह से हमने एक हल्के तौर से लेते थे इंटरव्यू को, लेकिन जब हमने उनके जब स्टडी करनी शुरू की नेट की, तब हमने उनके इंटरव्यू को अच्छी तरह पढ़ा और तब जाके हमने अपनी उन्होंने सबने एक ही, देखिए आप जितने भी टॉपर्स की कहानी पढ़ेंगे सबकी एक ही है कि अपने क्या है कि मैनेजमेंट बनाकर आप स्टडी करिए। और ज़्यादातर का आप देखिए 95% का यही होगा कि टाइम कितना आप टाइम दे रहे हैं ये महत्व नहीं रखता। बट हालांकि सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम तो लगेगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है, अच्छा पीसीएस की बात करें हम या यूपीएससी की बात करें, टाइम मतलब सिलेबस इतना, मैं समझता हूँ कि यूपीएससी से ज़्यादा पीसीएस का सिलेबस है। अगर हम बात करें तो आप कंपैरिजन करके देखिए, उनका उसमें इतना पूछा जाता है
यूपीपीसीएस में कि एक हम चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों की, आर्थिक गतिविधियों की, राजनीतिक गतिविधियों की, उसका सिलेबस हमारे यूपीएससी से ज़्यादा है। मैंने कंपैरिजन किया, मैंने अपना व्यू जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो उसका सिलेबस ज़्यादा मानता हूँ। केवल उसमें क्या है, केवल यूपीएससी में जो है वो इंग्लिश का जो पासिंग जो क्वालिफाइंग जो पेपर होता है बस उसे अलग समझ लीजिए, या थोड़ा सा उसके जो ऐसे हैं वो डिफरेंट आते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान से संबंधित, उसके ऐसे को नहीं समझ पाते। लेकिन अगर टोटली अगर हम देखें तो सिलेबस जो है यूपीपीसीएस का ज़्यादा है। उसकी मैं एक चीज़ बताऊँ, जब हमने 2015 का इंटरव्यू, मैं 15 में इंटरव्यू दिया था, तो हमारे साथ ही एक प्रोफेसर थी प्रीति गौतम, वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, हेड भी थी, और हमारे उच्च शिक्षा की वो डायरेक्टर भी रही हैं, जानते होंगे सर, उच्च शिक्षा विभाग की डायरेक्टर भी रही हैं। तो उनकी लड़की ने हमारे साथ ही एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनकी लड़की का जो है वो मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, और बहुत हमारे पास आई, रोने लगी, बोले सर आप कैसे स्टडी करते हो, और जबकि वो दिल्ली कोचिंग करके आई थी। तो मैंने कहा कोई ऐसा खास नहीं है, आप जहाँ कोचिंग करके आई हैं आप हमसे ज़्यादा बेस्ट हैं, लेकिन ऐसा मत समझिए कि आप यूपीपीसीएस में फेल हो गई तो आप आईएएस लेवल की तैयारी करें और आप आईएएस बन जाएंगे। अरे बोले सर पीसीएस तो बन नहीं पा रहे और आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि आईएएस आईपीएस बहुत इससे आसान है। और ये हुआ कि अगली बार में 2016 में जब उनका प्री क्वालिफाई हुआ तो वो कि स्टडी आप करते रहिए, और इससे मत करिए कि मेरा 15 में नहीं हुआ था पीसीएस में, तो 16 में यूपीएससी में नहीं हुआ। तो उनका जब जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया और वो क्वालिफाई हुई और इंटरव्यू देने से पहले हमारे कॉलेज में आई, तो हमने कहा कि आराम से अपना करिए, अब आपके जो है अब आप पीसीएस को छोड़ दीजिए, अब आपकी यूपीएससी की मतलब आप वो बन लीजिए। अरे बोले सर बहुत ज़्यादा पहली बार, मैंने कि पहली बार ही होता है, सब कुछ पहली बार में सफल होते हैं। तो उनको आईएएस तो नहीं मिल पाया, लेकिन आईपीएस हो गई, और औरैया में वो रह के गई, तो इस समय हेडक्वार्टर में है, शाहजहाँपुर पीएसपी रही, तो इस समय हेडक्वार्टर में है अपर्णा गौतम। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप जैसे बहुत से मायूस हो जाते हैं कि अरे हमने यार 2 बार दिया 3 बार दिया और जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत से मायूस हो जाते हैं। बस क्या है, मायूस मत होइए। हमने तो कभी माना नहीं, हमारे भी कभी सिलेक्शन जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू 3 बार रहे, छोड़ देते तैयारी, क्या होता, अगली बार से छोड़ देते तो डिग्री कॉलेज में ही रहते। लेकिन हमने कहा कि ये बस इस बार 18 का सिलेबस भी चेंज हुआ है और करेंगे तैयारी, और क्योंकि क्या केवल क्या फॉर्मेट चेंज हुआ था, बाकी आपका जितना पहले वही जो जीके था तो वो था ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सारा ही परंपरागत कर दिया। तो कहने का मतलब कि अब जो है चांसेस, अगर आप सिलेबस के हिसाब से करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव में गारंटी नहीं है कि आपका बहुत सारी पढ़ा हुआ है तो एकदम आपका, क्योंकि ऐसे ऑप्शन होते हैं कि कभी कभी जो हम कितनी भी तैयारी कर लें और गलत हो जाता है। लेकिन लिखने वाले पेपर में ये होता है कि उसमें आप अगर आपका थोड़ा सा भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर देंगे, क्योंकि देखिए मेंस में क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, चाहे वो आपका एथिक्स का पेपर हो, पॉलिटी का हो, समझे, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हो, या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री का हो, आपके अगर वो क्लियर है। और मैंने तो केवल अपना जितना भी हिस्ट्री की, अगर ज्योग्राफी के बाद अगर मेरी किसी बुक से ज़्यादा थी तो वो हिस्ट्री की ज़्यादा थी, क्योंकि ज्योग्राफी की तो ऐसा था कि बहुत सारी एक प्रोफेसर होने के नाते या लेक्चरर होने के नाते मैंने बहुत सारी बुक्स, क्योंकि जो अच्छी लगती थी वो ले लेता था मैं। और मेरे एक मिनी लाइब्रेरी मैंने अपने घर पे बना रखी थी, और जब सिलेक्शन हुआ तो बच्चे आते गए, तो मैंने कहा करना भी क्या है, तो मैंने सब बच्चों को जो भी आता था मैंने कहा ठीक है ले जाइए आराम। तो आज वो मतलब खाली तो नहीं हुई है, लेकिन वो आदि अवश्य हो चुकी। जब भी कोई आता है मैंने कहा ये ले जाइए, कोई भी आवश्यकता हो तो मैं तुरंत अपनी लाइब्रेरी उसमें से मेरे, अब तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो परिवार वाले सब, मैंने किसी स्टूडेंट्स को मना मत करना जो भी बुक्स रहेंगे। तो ये जो भी आपके जो भी आप सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, या चाहे आपका ऑप्शनल हो या फिर जो आपका कंपलसरी पेपर हो, आप देखिए उसका जो सिलेबस है, जिस दिन आप यकीन करना कि जिस दिन जब 18 का नोटिफिकेशन आया तो पेपर मैंने सारा सबसे पहले सिलेबस काट कर और अपने रजिस्टर पर लगाया था, जो मैं नोट्स बनाता था पहले पेपर पे। और वो जो रजिस्टर आपका बाइंडिंग वाला होता है उसके ऊपर वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वो होती है, उसके मैंने नीचे लगा लिया था। ऊपर से सबसे पहले मैं सिलेबस कौन सा उस पर टिक लगा लेता था कि आज मैंने ये कर लिया। तो मेरी तो ये कहानी, और बहुत सी देखिए
हमसे ज़्यादा कोचिंग जो जब वो दिल्ली के हों प्रयागराज के, उनके पास एक अच्छा वो होता है। लेकिन यह है कि आप लगातार वहाँ पर एक साथ करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि 1-2 साल की कोचिंग सफिशिएंट होती है, उसके बाद कोचिंग की कोई नहीं, फिर तो अपना घर पर अगर जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो आप अपने जो है सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि कमियाँ आप अपनी खुद जान सकते हो, कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं जान सकता। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि जो है मैं इसमें कमज़ोर, मैं उसमें मैंने चौथी बार में वो अपनी सारी कमियाँ दूर कर दी। और थोड़ा सा ये था कि बस ये मतलब SDM से थोड़ा सी चूक गए थे, और शायद है कि मुझे थोड़ा फीवर भी हो गया था 3rd पेपर में, और इतना फीवर हो गया था कि मेरा सर दर्द करने लगा था इतना कि मुझे 20 क्वेश्चन आते हैं तो 16 क्वेश्चन मुझे याद था कि हाँ मैंने ढंग के किए हैं। 17 क्वेश्चन भी थोड़ा सा था, 18, 19वें 20वें क्वेश्चन में इतना सर में दर्द था, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि इतना सर दर्द मतलब मेरा हो गया था। तो आप सभी जितने भी तैयारी करने वाले यहाँ पर जो भी छात्राएँ मौजूद हैं, मेरा सभी को बस यही है, एक इसे परामर्श कह लीजिए, इसे मार्गदर्शन कह लीजिए, इसे एडवाइस कह लीजिए कि आप जो है एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाकर आप तैयारी करिए। अपने जो भी आपके वीकनेसेस पॉइंट हैं उनको रेगुलरली उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा ना, तो आप मैथ्स में जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा सिलेबस कर दिया है UPPCS ने तो कि उसको पूरा सिलेबस को रिवाइज करना ही हो। और देखिए अब ऐसा है, मैंने 4 साल के 3 साल के तो मैंने खुद देखे हैं पेपर, कि उसमें जो पिछली बार आ गया तो वो मतलब पहले तो ये ऐसा होता था कि चलो ऑब्जेक्टिव वाले में क्वेश्चन रिपीट हुआ जाते थे, मेंस वाले भी, लेकिन और उसमें ऑप्शनल पेपर में तो हो जाते हैं, लेकिन कंपलसरी पेपर में तो सवाल ही नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश भले से जब वो बजट के बारे में हो सकता है पूछा कि उत्तर प्रदेश के बजट का, तो अगर वो 18 वाले में पूछा है तो वो 19 वाले बजट के, और अब जो पूछेगा वो 22-23 वाले बजट के लिए पूछ, इतना तो हो सकता है, लेकिन वैसे रिपीट नहीं होते। तो आपके जितने भी है, मेरी तो यही थी कि मैंने तो मतलब ये है कि 2012-13 से डिसीज़न लिया, और 18 में मैंने अपना जो एम था वो अचीव कर लिया। और उससे पहले मैंने वास्तव में कभी UPSC के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हिंदी मीडियम का प्राइमरी का पढ़ा हुआ, तो मैंने कहा कि जब तक UPSC में, जब तक आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ नहीं गई UPSC में तो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। और यही कारण है, आप खुद देखिए कि जितने भी आप अगर UPSC का रिजल्ट निकलता है तो आप उसमें देखेंगे कि जो भी हिंदी मीडियम का है इस बार तो थोड़ा सा अच्छा आया है, लेकिन पिछले सालों में जब से CSET हुआ है तब से आप देखिए कि 300 से नीचे मतलब के बीच में ही रैंक आती थी हिंदी के फर्स्ट जो टॉपर होता था। अब इस बार 1-2 सालों में, क्योंकि अभी मैं कल एक मेरे रामपुर के ही साथी हैं, उनके हमारे जीजा जी और उनके फादर एक जगह CRPF में सर्विस करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने दिल्ली भेज दिया था कोचिंग के लिए, तो 29वीं रैंक उनकी 29 रैंक आई थी IAS में, और आज हम लड़के वो जॉइंट मजिस्ट्रेट। तो कल मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो हमारी 4-5 घंटे यही बात हुई थी। तो वो कह रहे थे सर कि केवल जो है रैंक जब तक आप अच्छी नहीं लाएंगे तो आपको होम कैडर, उन्होंने कैडर की बात ज़्यादा करी थी, बोले कि आप अच्छा मेंस इस तरह लिखें कि आपकी अच्छी रैंक आए, क्योंकि वहाँ तो रैंक के मतलब उसके लिए लड़ाई होती है कि कितने ऊपर रैंक जाती है। और आपको PCS में क्या होता है कि आपको पोस्ट के ऊपर लड़ाई है, कि आप 1 नंबर से आधा नंबर से गिरे तो आपकी पोस्ट चेंज हो जाएगी। अब मैं बताऊँ कि मैंने 3रे नंबर पर ये भरा था प्रेफरेंस डिप्टी SP, उससे पहले मेरी जो है थी DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी, और SDM तो स्वाभाविक है, नेचुरली है कि वो पहले नंबर पर भरते हैं। अच्छा, कब मैं शिक्षा अधिकारी के रूप में ज़्यादा होना चाहता, लेकिन मेरा बैड लग रहा कि मैंने जब भी इंटरव्यू दिए तो उस बार BSA की जगह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कभी पोस्ट नहीं आई जब भी मैंने इंटरव्यू दिए। तो अगर उससे मतलब ये है कि मैं शायद डिप्टी SP नहीं होता, अगर मेरे 18 वाले में BSA की जगह होती तो मैं उसे प्रीफर करता। क्यों? क्योंकि मैंने 13-14 साल शिक्षा विभाग में जॉब की है, और मेरे बच्चे भी जो है कि सर कल से ही फ़ोन कर रहे थे, बोले कि सर आप रामपुर आ जाएं तो हम जो आपसे मिल लेते, क्योंकि
क्योंकि जैसे आप बच्चों की संख्या मैंने कभी और उनके मतलब तैयारी करते करते मैंने बच्चों को भी हमेशा निःशुल्क, बहुत से कहते सर कि आप सेंटर खोल लीजिए, कि सेंटर में कभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि पहली बात तो मैं जो है एक सरकारी कर्मचारी, और दूसरा ये है कि जो ज्ञान देना है तो वो निःशुल्क ही देना है, ना कि किसी उससे। तो मैं जितने भी जब भी कोशिश होती है छुट्टी में जाता हूँ तो बच्चे आ जाते हैं, और वो खास कर क्योंकि केवल ज्योग्राफी के ना, ज्योग्राफी के मैं अपनी क्लासें देता हूँ, और बाकी हिस्ट्री के ऊपर भी मैं अपना थोड़ा सा उनको थोड़ा सा अपना लेक्चर दे देता हूँ। बाकी मैं इनकी जितने भी है आपकी एथिक्स हो, क्वालिटी हो, उनकी और अपने अच्छे उससे। तो हमारे यहाँ तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में है सब ज़्यादातर तो पीसीएस की तैयारी करने वाले जाते हैं। अब वो पीसीएस नहीं हो पाते तो बेचारे वो वहाँ जॉब कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के बड़े अच्छे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार इंटरव्यू दिए हैं, पीसीएस के भी दिए और आईएएस के भी दिए। लेकिन बेचारों को क्या है कि वही है कि मेंस में परफॉर्मेंस खराब होता है, और तो थोड़ा सा अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो वो इंटरव्यू भले से दे देते हैं, लेकिन बेचारे फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा, जो भी चूँकि हमारे तो यहाँ से भी ज़्यादा सैलरी थी वहाँ पर, लेकिन जब प्रॉपर चैनल आते हैं तो पे प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में या इंटर कॉलेज में वर्क करने वाले होते हैं, चाहे वो लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो एक्चुअली कुछ ही पोस्टें चुनते हैं, बाकी निचली पोस्टों का कोई महत्व भी नहीं होता। लेकिन आपके लिए हर एक पोस्ट महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जितना भी आप मतलब आप इस लेवल से तैयारी करें कि मुझे तो टॉप 3 में ही आना है, और टॉप 1 के हिसाब से तैयारी करेंगे तो ऑलरेडी आपको जॉब मिल ही जाएगी। और देखिए ये कुछ जॉब ऐसी होती है कि वहाँ पर फिर तैयारी नहीं कर सकते आप केवल इसलिए पहली बार में ही आप इतना अच्छा प्रयास करिए कि आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। फिर ये सोचते हैं, हमारे यहाँ ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग में साथी थे जो बेचारे आईएएस की तैयारी करना चाहते थे, और बोले कि लेकिन अब इतनी जो है व्यस्तता रहती है ट्रेनिंग के पीरियड में भी, और यहाँ पे भी आप देखिए हर समय 24 घंटे, कभी रात को 2 बजे 3 बजे जाना पड़ता है। फिर देखिए प्रशासनिक जितनी भी पोस्ट है सब में व्यस्त रहती, वहाँ तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन आप वहाँ आप इंटर कॉलेज में लग गए या प्राइमरी में लग गए आप तो, या फिर आप कोई और क्लैरिकल जॉब पर आ गए तो उसमें आप आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप अगर एक बार एसडीएम या डिप्टी एसपी और ये बन गए ना, या फिर आप बीडीओ भी बन गए या फिर और बन गए, तो आप ये सोचें कि मैं जो है वो बन जाऊं आईएएस, तो वहाँ पर समय निकालना बहुत ही दुष्कर होगा। हालांकि निकालते हैं बहुत से, ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो मैं बता रहा हूँ जो ट्रुथ है, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, वो यही है कि व्यस्तता, क्योंकि आज जितनी भी है सर्विस ना, शासन प्रशासन की जितनी भी है वो इतनी जो है ना टिपिकल होती जा रही है, इतनी सूचनाओं का आदान प्रदान इतना वो हो रहा है कि उसमें इतने उलझे हुए हैं कि जो हमारी सामान्य दायित्व हैं, जैसे पुलिस विभाग का सामान्य दायित्व ये है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि भाई सभी की सुरक्षा प्रदान करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन कभी कभी हम वीआईपी के लोगों की ड्यूटी में कि पता पड़ा कि आज ये मंत्री आ रहे हैं, आज वो मंत्री आ रहे हैं, तो हम सामान्य लोगों की जनसुनवाई भी नहीं कर पाते। जनसुनवाई पे मैं एसपी साहब के साथ बैठता हूँ रोज़ाना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो एसपी साहब के साथ इतना वो आ जाता है बिल्कुल, कभी ये मीटिंग कभी किसी का फ़ोन, तो ज़्यादातर शिकायत अगर मतलब हम लोग बैठते हैं डिप्टी एसपी तो हम ही लोग सुनते हैं। तो अगर मान लो हम अपने क्षेत्र में, अभी तो हम यहाँ पे कनेक्ट है, हमें अगर सर्किल मिल गया तो हमारे साथ भी यही स्थिति जुड़ जाएगी कि हम अपने जो हमारा क्षेत्र है, सर्किल है, उसको उनकी समस्याओं को भी नहीं सुन पाएंगे। तो इतनी टिपिकल सारी चीज़ें होती जा रही हैं, बहुत सारी। तो मेरी तो यही जर्नी है, और आप लोग कितने उससे कर रहे हैं, आपके जो डाउट हैं, आपके जो संदेह हैं, या आपकी जो कुछ शंकाएँ हैं, तो वो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन बस रियली यही है आपके कि आप देखिए, बस मन लगाकर टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए, और देखिए ज़्यादा किताबें मत पढ़िए। आपको एक अच्छे जिसमें आपका सिलेबस कवर हो जाता है, एक अच्छे राइटर। अब कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि आप जैसे मान लो ज्योग्राफी की किताब मैं बताऊँ, मुझसे ज़्यादातर लड़के ही पूछते हैं, सर महेश बर्डवाल की किताब पढ़ें या सर जो है किसकी पढ़ें। महेश बर्डवाल की किताब अच्छी चलती थी, लेकिन मैं आज के दौर में मैं जैसे भी मैंने कंपटीशन के क्वेश्चन देखे हैं, और मैंने भी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हुए क्वेश्चन जो अपने यूनिवर्सिटी में बना के भेजता था, तो वो मुझे सबसे बेस्ट जो लगती है, मेरी राय में, सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है,
वो मुझे दृष्टि की सबसे अच्छी लगती है। जब वो भारत एवं विश्व भूगोल की दृष्टि का प्रकाशन की है, वो बहुत अच्छी बुक्स है। और ऐसे उसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। मैंने ये देखा है कि IAS में और PCS में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन जैसे उस किताब में दे रखे हैं ना पूछने का, कि जैसे मान लीजिए किसी झील का क्रम, उसका किसी नहर में कोई झील है, उसका क्रम पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर उस बुक्स में है, तो PCS में भी कि इस जो है इस नहर में ये झीलें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। या फिर किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल जैसे उसमें सीक्वेंस दिया है उस बुक्स में, बिल्कुल PCS में भी उसी सीक्वेंस में वो पूछे गए थे क्वेश्चन। तो मैंने तो 5-6 सालों का मेरा, या 7-8 सालों का कह लीजिए, ये है कि मुझे उससे अच्छी कोई बुक्स नहीं लगती। अगर वही ढंग से कवर की जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यह है ना कि ज़्यादातर किताबें खरीद लेते हैं कि आज प्रकाशन की आई, और उसमें भी करंट अफेयर्स वाली में भी यही होता है कि उसमें भी कि प्रतियोगिता दर्ज कर लें, क्रॉनिकल लें, सभी बुक्स अच्छी होती है। लेकिन इस समय जो दौर है तो वो क्रॉनिकल का ही अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके अलावा जो छोटी छोटी पत्रिकाएँ होती हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है, एक हमारे यहाँ किताब आती थी ज्योग्राफी के। इसमें जो बच्चे हैं वो कितने हैं, लगभग कितने हैं, मोस्टली से क्या है। तो कभी आपने ज्योग्राफी एंड यू, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के, इसमें हिंदी मीडियम, भूगोल और आप पत्रिका आती है, बहुत इतनी बेहतरीन पत्रिका होती है वो। लेकिन थोड़ा सा यह है दुख की बात कि वो उसका प्रकाशन बंद कर दिया। और इतनी बेहतरीन किताब होती थी जो उसमें वही जो है विशेषांक रहते थे, जो भी पॉइंट आते थे उसमें, टॉपिक आते थे, जो चाहे वो अधिवास भूगोल का हो, नगरीय भूगोल का हो, भारत का भूगोल का हो, या भौतिक भूगोल का हो, या फिर जलवायु विज्ञान का हो, जो अच्छे राइटर का सबसे अच्छे जो राइटर की जो किताब लिखी होती है उसमें का दिया जाता था, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। जैसे डेविस के अपर्दन चक्र की बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। PCS में तो ये क्वेश्चन, और हम भू संतुलन की बात करते हैं, आइसोस्टेसी की बात करते हैं, समझे, ये क्वेश्चन PCS में हमेशा घूमते हैं, हमेशा। हर इन दोनों क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ कि हर साल बदल के ये क्वेश्चन मेंस में आप पूछे जरूर जाते हैं। या फिर भारत की बात करें, भारत के भूगोल की बात करें, तो भारत के भूगोल में जो है कि भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं, भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, भारत के जो है प्रमुख उद्योग, चाहे वो उर्वरक उद्योग की बात करें, चाहे वो हम उसके तांबा उद्योग की बात करें, चाहे वो लोहा इस्पात उद्योग की बात करें, यानी इंडस्ट्री, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो हमारी जो आपके सिलेबस में, सभी इंडस्ट्री सिलेबस में नहीं है। आप तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस को देख के आप अपनी तैयारी करिए। और रिसेंटली सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि ज्योग्राफी में, और जो भी हमारे जिनमें रिसेंटली हम चीज़ें जोड़ सकते हैं, उनमें आप जैसे मान लीजिए जनगणना के आंकड़े दिए हैं, 10 साल पुराने तक होते हैं। अभी हमारी जनगणना के आंकड़े आए नहीं है, नहीं अभी वो मतलब सब बाधित हो गए कोरोना में। तो वो ऐसे बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जो रिसेंटली डाले जाते हैं, जैसे नगरीकरण की है, भले से किताब में नहीं आए, लेकिन आप नेट पर, आप गूगल पर बहुत सारी चीज़ें उस पर नोट कर सकते हैं। मैं हमेशा नगरीकरण का क्वेश्चन आता था, मैं हमेशा मतलब मेरे जो नोट्स हैं बने हुए, मैं अगर आप बच्चे नंबर ले लेना, मेरे पास कुछ गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर किए हैं अपने मैंने नोट्स, तो मैं उनको आपको जो है वो ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी जितने भी मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो ज्योग्राफी के भी बने हुए हैं, हिस्ट्री के भी बने हुए हैं, और मेरे पॉलिटिकल वगैरह के नहीं हैं, जो मेरे चाहे पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के, इसके नहीं है। तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मेरी तो बात खत्म हुई। आप अपने जो भी हैं बच्चे, वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। शिक्षा से जो बच्चे पेट वाले हैं, अपने क्लास में चले, क्लास का टाइम